आज का हमारा जो टॉपिक होगा उत्तर आधुनिकतावाद। ठीक है, उत्तर आधुनिकतावाद करने से पहले हम ये देखेंगे पूर्व आधुनिकतावाद क्या था, आधुनिकतावाद क्या था, फिर उत्तर आधुनिकतावाद क्या था। ठीक है, तो हम एक एक करके देखते हैं। जैसे कि पूर्व आधुनिकतावाद। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, पूर्व आधुनिकतावाद। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें क्या, इसे डार्क एज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डार्क एज। ठीक है, क्यों कहा जाता है डार्क एज, क्योंकि इस समय क्या हो रहा था, समाज जो था धर्म प्रधान था, चर्च का बोलवाला था। क्या था, चर्च का बोलवाला, यानी कि इसका प्रभाव अत्यधिक था। ठीक है, इसमें क्या किया जा रहा था, इसमें जो समाज था, ठीक है, वो धर्म पे आधारित होने के साथ जो मतलब राज्य हुआ करते थे। ठीक है, राज्य। ठीक है, ऐसा माना जाता था जो ये राज्य है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है, ईश्वर के द्वारा। किसके द्वारा, ईश्वर के द्वारा। ठीक है, और जो यानी कि ये जो राज्य कोई भी कार्य जो करेगा, ठीक है, किसी भी प्रकार का कार्य अगर करता है, वो कार्य जो होगा हमेशा सही ही होगा। क्यों, क्योंकि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है, ईश्वर के द्वारा। ठीक है, इसीलिए इसके कार्य जो होंगे हमेशा सही होंगे। यानी कि यहाँ पे तर्क को बल नहीं दिया जा रहा था, यहाँ पे विवेक कार्य नहीं कर रहा था, यहाँ पे धर्म कार्य कर रहा था। ठीक है, अब आ जाते हैं हम आधुनिकतावाद पे। ठीक है, किस पे आ जाते हैं, आधुनिकतावाद। देखो ये कब मतलब इसका विकास होता है 17वीं शताब्दी में। ठीक है, 17वीं शताब्दी में। और फिर इस समय समाज कैसा हो चुका था, यहाँ पे इस समय देखा जा रहा था समाज में पुनर्जागरण। ठीक है, पुनर्जागरण हो रहा था। ठीक है, यानी कि धर्म सुधार आंदोलन देखे जा रहे थे, धर्म सुधार आंदोलन। ठीक है, धर्म सुधार आंदोलन, यानी कि इस समय क्या हो रहा था समाज में, ठीक है, विज्ञान बढ़ रहा था। ठीक है, विज्ञान बढ़ रहा था, व्यक्ति को विवेकशील माना जा रहा था। ठीक है, विवेकशील माना जा रहा था, यानी कि व्यक्ति प्रधान समाज हो चुका था। ठीक है, व्यक्ति प्रधान समाज, यानी कि क्या है, ये हो गया आधुनिकतावाद में समाज कैसे हो रहा था। ठीक है, विज्ञानवादी। ठीक है, यानी कि विज्ञान पे फोकस था, तथ्य पे बल दिया जा रहा था। ठीक है, विवेकशील व्यक्ति को माना जाता था। ठीक है, अब इसी के बाद आ जाता है उत्तर आधुनिकतावाद। ठीक है, उत्तर आधुनिकतावाद। ठीक है, इसका विकास जो होता है 20वीं शताब्दी के आसपास। ठीक है, अभी इसको हम चैप्टर के वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, देखेंगे इस चैप्टर में उत्तर आधुनिकता के बारे में क्या क्या कहा गया है। इतना तो आप समझ चुके होंगे से पूर्व आधुनिकतावाद क्या होता है और उत्तर आधुनिकतावाद क्या होता है। ठीक है, अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जो हमारा चैप्टर होगा या जो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है उत्तर आधुनिकतावाद। ठीक है, ओके, अब देखते हैं उत्तर आधुनिकतावाद। यानी कि जो फ्रांसीसी विद्वान थे, कौन थे, फ्रांसीसी विद्वान, उन्होंने क्या किया, 1960 और 70 के दशक में आधुनिक विचारों को परिवर्तित करके उत्तर आधुनिकतावाद की नींव रखी। ठीक है, यानी कि आधुनिक विचार जो थे उसको परिवर्तित करके कौन सा विचार रखा गया, उत्तर आधुनिकतावादी विचार। ओके, ठीक है, इसके प्रतिपादक यानी कि उत्तर आधुनिकतावाद के जो प्रतिपादक थे उसमें कौन कौन से विचारक थे, डिल्यूज थे, लियोटार्ड था, मिशेल फुकॉल्ट और डेरिडा थे। ठीक है, ये सारे जो विचारक हैं उत्तर आधुनिकतावाद के। ठीक है, अब देखो इसे उत्तर आधुनिकतावाद मतलब ऐसा माना जा रहा है, जो उत्तर आधुनिकतावाद है उसका आधार जो है, ठीक है, जर्मन दार्शनिक नीत्शे के विचारों में विद्यमान था। नीत्शे क्या था, वो शून्यवाद का विचार देता है। किसका देता है, शून्यवाद, यानी कि समाज में स्थापित सभी आदर्श मूल्य को इन्होंने अस्वीकार कर दिया। यानी कि शून्यवाद क्या है, समाज जो था बिल्कुल शून्य था। ठीक है, वहाँ पे कुछ था नहीं, वो व्यक्ति के द्वारा निर्मित किया गया है। ठीक है, यानी कि इन्होंने समाज में जो आदर्श और मूल्य होते हैं उन सभी को मतलब अस्वीकार कर दिया। ठीक है, यानी कि उत्तर आधुनिकतावाद जो है वो बहुलवाद, अनिश्चितता को स्वीकार करता है। ठीक है, यानी कि हर एक बातों को, यानी कि ऐसा नहीं इसे परमानेंट एक ही बात फिक्स होगा पूरे समाज के लिए, बल्कि हर एक का विचार समाज में लागू होना चाहिए, हर एक विचार को प्राथमिकता देनी चाहिए। ठीक है, स्वीकार करना चाहिए, यानी कि कुछ भी जो है फिक्स नहीं है, अनिश्चित है।
ठीक है, इसको स्वीकारते हैं उत्तर आधुनिकतावादी। ठीक है, यानी कि ये सार्वभौमिक सत्य जो होता है इसको अस्वीकार करते हैं, यानी कि स्वीकारते नहीं है, जैसा कि उदारवाद मार्क्सवाद मानते हैं। उदारवाद मार्क्सवाद क्या बोलते हैं, जो हमारे विचार है वो सार्वभौमिक है, हमारे विचार को आप कहीं पे भी लागू कर दो वो स्वीकार्य होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे कि मार्क्सवाद क्या कहते हैं, जो भेदभाव है वो किस आधार पे है, आर्थिक आधार पे। क्या भारत के संदर्भ में ऐसा लागू होता है, नहीं होता। भारत के संदर्भ में क्या देखा जाता है, भारत में जो भेदभाव है वो जाति आधारित ज़्यादातर है, ठीक है, ना कि आर्थिक है। ठीक है, ओके। फिर है उत्तर, इनके अनुसार विश्व ज्ञान किसी वस्तुनिष्ठ रूप में प्राप्त नहीं होता, जैसा कि प्लेटो या कांट जैसे विचारकों ने विश्व को वस्तुनिष्ठ रूप में विश्लेषित करने का प्रयास किया। ठीक है, जो अन्य विचारक है वो क्या बोल रहे थे, जो ज्ञान होता है वो वस्तुनिष्ठ होता है। क्या होता है, ज्ञान जो होता है, विश्व का ज्ञान वो वस्तुनिष्ठ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, ज्ञान जो होता है वो व्यक्ति पे निर्भर करता है। ठीक है, वो मतलब किस चीज़ को देख के कैसा ज्ञान ले रहा है उस व्यक्ति पे निर्भर करता है। ठीक है, यानी कि वस्तुनिष्ठ ना हो के आत्मनिष्ठ होता है ज्ञान। ठीक है, हाँ। अब इसके अवयव देखेंगे, यानी कि जो उत्तर आधुनिकतावाद है वो किस चीज़ों पे बल प्रदान करते हैं, जैसे कि विखंडनवाद पे। इनका मानना है जो ज्ञान है, ठीक है, वो शक्ति के रूप में, यानी कि नॉलेज इज पावर, ये मानते हैं। ठीक है, मेटा नरेटिव जो है उसका खंडन करते हैं, यानी कि ये मल्टी डायमेंशन को मानते हैं। ठीक है, ओके। अब देखते हैं विखंडनवाद के बारे में क्या कहते हैं। ठीक है, जो उत्तर आधुनिकतावादी थे, ठीक है, ये मूल जो उत्तर आधुनिकतावाद का मूल आधार जो है डेरिडा के विखंडनवाद में देखा जाता है। ठीक है, ये व्यक्ति है डेरिडा। ठीक है, इनका विचार जो है विखंडनवाद, इसमें हम उत्तर आधुनिकतावाद के मूल आधार को देखेंगे। इनके अनुसार जो पाठक है, ठीक है, वो पाठ्य पुस्तक का अर्थ व्यक्तिगत रूप में विश्लेषित करेगा, लेखक के दृष्टिकोण से स्वीकार करना आवश्यक नहीं है। यानी कि हम किसी चैप्टर को पढ़ते हैं, ठीक है, लिखने वाला जो राइटर है उसकी सोच अलग थी, पढ़ने वाले जो व्यक्ति है उसकी सोच उस पुस्तक को पढ़ते समय अलग होती है। यानी कि लेखक ने किसी और संदर्भ में लिखा, व्यक्ति जो पढ़ने वाला है वो किसी और संदर्भ में उस पुस्तक को समझ सकता है। ठीक है, यानी कि जो पाठक है वो पुस्तक का अर्थ जो है वो व्यक्तिगत रूप में विश्लेषित नहीं कर सकता। ठीक है, यानी कि एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, इस बात को हो सकता है जैसे आप और आपके दोस्त, ठीक है, किसी पुस्तक को पढ़ते हैं, आप अलग समझेंगे उस चीज़ को, आपका वही दोस्त उस चीज़ को पढ़ के कुछ और समझेगा। ठीक है, यानी कि हर एक की जो मतलब दृष्टिकोण है उस चीज़ को समझने में वो अलग अलग हो सकता है, ना कि आप और आपके दोस्त जो पुस्तक लेखक है, यानी कि जो लेखक है उसके अनुसार ना समझ के आप अपने अनुसार उस बात को ढालते हैं। ठीक है, हाँ। अब क्या बता रहे हैं, इनके अनुसार पाठ के बजाय संदर्भ ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, यानी कि जो टेक्स्ट होता है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है, संदर्भ होता है। यानी कि जो तथ्य है वो महत्वपूर्ण हो कि संदर्भ क्या है लिखने का, ठीक है, वो महत्वपूर्ण होता है। और सामाजिक परिवेश में परिस्थितियाँ भी महत्वपूर्ण होती है, जैसे हम किस सामाजिक परिवेश में है, परिस्थितियाँ उस समय क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ को समझने के लिए। ठीक है, उत्तर आधुनिकतावादी असहमति, सहिष्णुता, मतभेद को स्वीकारते हैं। ठीक है, इनके अनुसार प्रत्येक वस्तु समय और संदर्भ के अनुसार निर्धारित होता है, यानी कि इनका ऐसा नहीं है कि हम असहमति को नहीं मानेंगे या मतभेद को नहीं स्वीकारेंगे, ये इन सब बातों को स्वीकारते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे कुछ निष्कर्ष निकलता है, यानी कि एक डिबेट जो होता है, यानी कि जैसे कि पर्सन ए है, पर्सन बी है, उन दोनों में, ठीक है, कोई बात होती है तो वो एक टॉपिक पे वो सहमति भी प्रदान कर सकते हैं, असहमति भी। ऐसा नहीं है कि हम उदारवादी सोच पे दोनों की सहमति ही होगी, किसी की असहमति भी हो सकती, कोई तटस्थ भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि विचार जो है वो सार्वभौमिक, आपका विचार जो है सार्वभौमिक नहीं होगा। ठीक है, हाँ। अब क्या है, इनके अनुसार विचारधारा विश्व को समझने में सार्वभौमिक तरीकों को अस्वीकार करते हैं। वही सेम बात बताए, जो विचारधारा होते हैं उसको समझने में सार्वभौमिक तरीके नहीं लागू होते, बल्कि आधुनिक उदारवादी विचारक अपने विचारों को सार्वभौमिक मानते हैं। मैंने पहले भी इसको एक्सप्लेन किया था, जो विचारक है उदारवादी वो क्या बोलते हैं, जो हमारे विचार है वो सार्वभौमिक है, एकमात्र सत्य होने का दावा करते हैं। ठीक है, जो हमने बोला वो हर जगह लागू होगा, वो सत्य है, कहीं पे भी उसको लागू कर लो वो सही होगा, ये उदारवादी मान्यता है। ठीक है, एवं इनके विचार वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ रूप में प्रस्तुत है, यानी कि हमारे जो विचार है, उदारवादी विचारक जो है वो बोलते हैं हमारा विचार जो वो वैज्ञानिक है,
हमने मतलब विज्ञान के अनुसार मतलब तथ्य को पेश करके हमने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, ठीक है। यानी कि परंतु जो उत्तर आधुनिकतावाद है, ठीक है, आधुनिकतावादी विचारक हैं, वो इस बात का खंडन करते हैं। इन विचारधारा का मानना है कि ज्ञान सार्वभौमिक नहीं बल्कि विखंडित होता है, यानी कि समाज और संस्कृति पर आधारित होता है। इनके अनुसार प्रत्येक विचार जो होता है सापेक्षिक होता है, यानी कि ये क्या बोल रहे हैं, कोई भी विचार जो होता है वो सार्वभौमिक नहीं हो सकता, बल्कि उसका वो विचार जो होता है खंडित होता है, विखंडित होता है, ठीक है। हर एक का विचार अलग अलग हो सकता है, हर एक का मत अलग अलग हो सकता है। व्यक्ति समझता कैसा है वो उस व्यक्ति पे निर्भर करता है, ठीक है। उस मतलब उस राज्य कोई सा भी राज्य है, उस राज्य में व्यक्ति कैसे रहते हैं, समाज कैसा है, उस राज्य की संस्कृति कैसी है, वो उस पे निर्भर करती है। यानी कि जो उदारवादी मान्यता है वो अमेरिका में तो लागू हो सकती है, मगर पूर्ण रूप से क्या भारत में उदारवादी मान्यता लागू हो सकती, नहीं हो सकती। इसलिए विचार जो है, उदारवादी विचार जो है विखंडनवाद को मानते हैं, ना कि सार्वभौमिक सत्य को, ठीक है। फिर उत्तर आधुनिकतावादी विचारक ज्ञान पूर्ण सत्य नहीं बल्कि ज्ञान व्यक्ति पर निर्भर करता है। देखो ये क्या बोल रहे हैं, ज्ञान जो है वो पूर्ण सत्य नहीं है, जो हमारे पास ज्ञान है वही बस वो पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, बल्कि क्या है, ये व्यक्ति पर निर्भर कर रहा है, ठीक है। यानी कि जो वस्तु के बारे में सोच रहा है, उसे देख रहा था उत्तर आधुनिकतावाद ज्ञान को वस्तुनिष्ठ नहीं बल्कि आत्मनिष्ठ मानता है। एक उदाहरण लेते हैं, ठीक है। जैसे कि एक हाथी है, ठीक है, और एक हाथी को एक अंधे व्यक्ति के द्वारा, ठीक है, मतलब छुआ जाता है, ठीक है। तो वो कभी उसके पूंछ को छूता है तो उसको कुछ और लगता है, कभी उसके कान को छुए तो कुछ और लगता है, तो वो मतलब ऐसा कोई और है, ठीक है। पैर को छुए तो ऐसे खली जैसा पैर, मतलब वो किसी और चीज़ का नाम दे रहा है। यानी कि ये क्या है, ये इस बात को बता रहा है सिर्फ व्यक्ति जो है वो मतलब ज्ञान जो है व्यक्ति पे निर्भर कर रहा है, तो वो देख कैसे रहा है, वो व्यक्ति सोच कैसे रहा है, ठीक है, उस वस्तु के बारे में। यानी कि ज्ञान जो है वस्तुनिष्ठ न होकर आत्मनिष्ठ है, ठीक है। मिशेल फुकोल्ट ने राजनीतिक विज्ञान में प्रचलित शक्ति को परंपरागत मान्यता को अस्वीकार कर दिया, ठीक है। जो फुकोल्ट है उन्होंने जो राजनीतिक विज्ञान में प्रचलित जो शक्ति की जो परंपरा थी, ठीक है, उसको क्या करते हैं, अस्वीकार करते हैं। इनके अनुसार शक्ति जो होती है राज्य में निहित ना हो कि वो वर्ग में ना ही वर्ग में केंद्रित होती है बल्कि समूचे समाज में बिखरी होती है। शक्तियाँ किसी एक में नहीं होती है, ठीक है। किसी एक व्यक्ति में आपने शक्ति दे दी, वो व्यक्ति जो है सभी को नियंत्रित करे, बल्कि क्या होता है, शक्ति जो होती है बिखरी हुई होती है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल ये क्या बता रहे हैं, सिर्फ शरीर की कोशिकाएं, अतः शक्ति का कोई केंद्र नहीं है। इनके अनुसार समाज में अस्पताल, जेल, विश्वविद्यालय जैसे माध्यमों से व्यक्ति को अनुशासित किया जाता है, यानी कि शक्तियाँ बिखरी हुई है और उत्पादक भी होती है, यानी कि जैसे कि शरीर है, ठीक है। शरीर का केवल एक मस्तिष्क जो है वही नहीं कंट्रोल कर रहा है, बल्कि हर एक चीज़ का अपना अपना महत्व होता है, ठीक है। यानी कि यही बता रहे हैं मतलब जैसे कि इन्होंने क्या बताया, व्यक्ति को हम अनुशासित हम किससे कर रहे हैं, जेल से कर रहे हैं, अस्पताल के द्वारा भी किया जा रहा है, विश्वविद्यालय के द्वारा उनको नॉलेज दे के किया जा रहा है। यानी कि अनुशासन में लाने के लिए कई तरीके हैं, ठीक है। हाँ, अब देखो मिशेल फुकोल्ट के अनुसार व्यक्ति को अपने शरीर का ज्ञान होने पर ही शक्ति प्राप्त होती है, ठीक है। वर्तमान में शक्तियाँ सरकार में नहीं होती, शासन से प्राप्त होती है, ठीक है। वर्तमान में क्या होती है, शक्तियाँ जो होती है सरकार में नहीं होती है बल्कि किस में होती है, शासन में, ठीक है। इनके द्वारा सरकार विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों की पहचान का निर्माण करती है, जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट इत्यादि का निर्माण। इसलिए फुकोल्ट ने शक्ति को ज्ञान के रूप में परिभाषित किया है, जिसे इन्होंने जैविक शक्ति का नाम दिया, ठीक है। अब एक उदाहरण देखो, जैसे कि भारत में पहले भी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, अभी भी है वर्तमान में, क्या भारत में इतना लेकिन जो पीएम मोदी है, ठीक है, उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा व्यापक रूप में देखा जा रहा है, ठीक है। यानी कि सरकार, पहले भी सरकार थी, वर्तमान में भी सरकार है, लेकिन शक्ति किस, उस व्यक्तित्व में है, ठीक है, उस व्यक्तित्व में शक्ति होती है, ठीक है। और फिर क्या कहा जा रहा है, जैसे कि एग्जाम्पल आप जाते हैं, ठीक है, आप अमेरिका गए, ठीक है, या फिर आप ब्रिटेन गए, ठीक है, आपके पास इंडियन पासपोर्ट है, ठीक है, तो आपकी क्या होगा, आपको पहचाना जाएगा इंडियन, ठीक है। इंडियन पासपोर्ट होने के कारण आपकी मतलब आपका लोगों के प्रति जो वहाँ के लोग हैं उनका रवैया आपके प्रति अलग हो सकता है, ठीक है, अच्छा भी हो सकता है, कुछ बुरा भी हो सकता है, ठीक है, आपकी पहचान, ठीक है।
यानी कि शक्तियाँ जो है आपकी पहचान पे निर्भर करती है। मान लीजिए कि भारत में कोई सर्वे किया जाता है, किसी क्या कहते हैं, जो भारतीय निवासी नहीं है उनको निकालना है और निवासी को रखना है। उसी समय आपके पास पहचान पत्र नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, तो आपका क्या होगा, आप अपने पहचान को कैसे प्रूव करोगे, नहीं कर पाओगे। लेकिन उसी समय आपके पास ऐसी वस्तु है जिससे आप बता पाते हैं आप भारतीय, यानी कि इस पहचान के द्वारा आपने अपनी शक्ति, यानी कि ये शक्ति है से आप भारतीय हैं, ठीक है, ये प्रकट की, ठीक है, ओके। फिर क्या है, मिशेल फुकोल्ट ने कहा कि सत्य वस्तुनिष्ठ न होकर अपितु समर्थ और परिस्थितियों के अनुसार विचारों का निर्माण होता है। इसके माध्यम से सत्य को परिभाषित किया जाता है। उत्तर आधुनिकतावाद इस बात पे बल देते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का दृष्टिकोण उनके सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य और परिवेश पे निर्धारित होती है, इसलिए वो सत्य का दृष्टिकोण के अनुसार विखंडन करते हैं। इसलिए आधुनिकतावादी ज्ञान निरपेक्ष और सार्वभौमिकता को अस्वीकार करते हैं, ठीक है, यानी कि ज्ञान को वो निरपेक्ष या सार्वभौमिकता नहीं मानते हैं, ठीक है, ये व्यक्ति पे निर्भर करता है, ठीक है, और परिवेश और संस्कृति पे निर्भर करता है, ठीक है। अब आ जाता है ज्ञान शक्ति के रूप में, क्या है, नॉलेज इज पावर, ठीक है। जो फुकोल्ट जो होते हैं वो ज्ञान ही शक्ति है। उन्होंने क्या कहा, से ज्ञान जो होता है वही शक्ति है। इनके अनुसार शक्ति से ज्ञान का निर्माण होता है तथा शक्ति सामाजिक संबंधों में विद्यमान होती है। जो शक्ति होती है वो कहाँ से हमें मिलती है, सामाजिक संबंधों से, ठीक है। मिशेल फुकोल्ट ने कहा कि आधुनिक युग में व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए जेल है, चिकित्सालय है, ठीक है, अतः व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए दंड या भय का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है। हम किसी व्यक्ति को ऐसे नहीं से दंड दे के हम उसको नियंत्रित करें या कुछ किसी प्रकार का भय दे, बल्कि हमारे पास आज इतनी पावर आ चुकी है, ठीक है। हम जेल की मतलब जेल की सजा होने से ही व्यक्ति डर सकता है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, विश्वविद्यालय नॉलेज के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार को व्यवहार को बदला जा सकता है, ठीक है। अब क्या है, क्या बता रहे हैं, समाज में शक्ति संबंधी ही उनकी पहचान बनाते हैं। इनके अनुसार शक्तियाँ समाज में कोशिका की तरह फैली होती है। प्रत्येक शक्ति में प्रतिरोध भी विद्यमान होता है। शक्ति जो होती है नीचे से ऊपर होती है, जैसे हायरार्की, ठीक है, यानी कि आप सरकार की व्यवस्था को अगर आप देखेंगे, ठीक है, शक्तियाँ कहाँ से जाती है, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती है, ठीक है, कहाँ से, नीचे से ऊपर की ओर। नीचे के लेवल के जो अधिकारी होते हैं उनके पास शक्तियाँ कम होती है, जो ऊपर के उनके पास शक्तियाँ ज़्यादा होती है, यानी कि शक्तियाँ क्या होती है, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती हुई जाती है, ठीक है। अब क्या बता रहे हैं, मेटा नैरेटिव, ठीक है, मेटा नैरेटिव का खंडन करते हैं। लेओ टाइट के अनुसार आधुनिक युग में सार्वभौमिक मान्यता का निर्माण हुआ जो तकनीकी एवं वैज्ञानिक वर्चस्व का परिणाम है, ठीक है, यानी कि आधुनिक युग में क्या हुआ, सार्वभौमिकता की मान्यता आया, ठीक है, और इससे क्या हुआ, वैज्ञानवाद का वर्चस्व जो था वो बढ़ा, यानी कि क्या सभी विचारधारा को भी, ठीक है, सिद्धांतों को भी विज्ञान की कसौटी पे उतारा गया, ठीक है। भाषाई प्रभुत्व के इस दौर को लैंग्वेज गेम का नाम दिया गया, ठीक है, और भविष्य में सूचना और तकनीकी की प्रगति के लिए संघर्ष होगा, ठीक है। इनके अनुसार कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वर्तमान दौर में विचारों को वस्तुनिष्ठ बनाने की होड़ है, यानी कि आज का जो दौर है क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, और इस समय जो विचार भी होगा वो क्या होगा, वस्तुनिष्ठ होगा। इसकी होड़ में लगे हुए से हमारे विचार भी क्या होने चाहिए, वैज्ञानिक होने चाहिए, ठीक है, यानी कि मूलतः जबकि विचार जो होते हैं वो आत्मनिष्ठ होते हैं। ये उत्तर आधुनिकतावादी जो है मेटा नैरेटिव का इसलिए खंडन करते हुए बहुल नैरेटिव या मल्टी डायमेंशन को स्वीकारते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखें, अब उत्तर आधुनिकतावाद की आलोचना देखते हैं जो हैबरमास है, ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो विचारधारा है वो अत्यधिक व्यक्तिवादी है, ठीक है, और ये किसको बढ़ावा दे रहा है, अंततः ये पूंजीवादी या उदारवादी विचारधारा उसी को बढ़ावा दे रहा है, कोई नई विचारधारा इसके द्वारा नहीं दी गई है, ठीक है। ओके, आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है, ठीक है, धन्यवाद।